नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जूट के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्धियों को भी मिली मंजूरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया अभियान को बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मिशन के जरिए बेटियों को आर्थिक मजबूती देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। महाकुंभ की धरती पर योगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन के तर्ज पर प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन निर्माण को मंजूरी। सीएम योगी ने कैबिनेट के साथ लगाई पवित्र डुबकी। दिल्ली के चुनावी घमासान में प्रचार के आखिरी हफ्ते में बढ़ी सरगर्मी। भाजपा, आप और कांग्रेस ने तेज किया प्रचार। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने जूट के एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त की गई है। जूट की एमएसपी की कीमत लागत के मुकाबले 67% अधिक तय की गई है। वर्ष 2025-26 के सत्र के लिए जूट की एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। तो 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर, लागत से 67% अधिक। पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त, जो 6% बनती है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2021 से 24 के तहत उपलब्धियों को मंजूरी दी। नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का, 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रयागराज में आज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सीएम योगी ने कहा, सभी मंत्रियों ने यहां पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र को विस्तार देते हुए लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य इसके बुनियादी ढांचे के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही से काशी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है। लखनऊ में हम लोगों ने
स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। सीएम योगी ने बताया कि कैबिनेट ने बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। सीएम योगी ने कहा कि एफडीआई से जो निवेश हुआ है उसके अंतर्गत इंसेंटिव वितरित करने की व्यवस्था शासन कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ निवेश का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा एवं रोजगार से संबंधित नीति को 5 साल पूरे हो गए हैं। अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2018 में हमने बनाई थी। उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरी कैबिनेट मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यूपी में कैबिनेट मंत्रियों का महाकुंभ में गंगा स्नान का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 78% जमीन सरकारी है। ये जानकारी वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में कल प्रदेश शासन की ओर से दी गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के पक्ष को सुना गया। जेपीसी को बताया गया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर यूपी सरकार नई नियमावली लाई है।
इसमें वक्फ बोर्ड के किसी संपत्ति पर दावा किए जाने पर उसका 1952 के राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। यूपी की अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर वक्फ भूमि है, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी है। प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 58,000 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 5 और 6 की हैं। इन दोनों श्रेणियों में सरकारी और ग्राम समाज की ज़मीन दर्ज होती है। बलरामपुर अस्पताल, आवास विकास, एलडीए समेत तमाम विकास प्राधिकरण की ज़मीनों समेत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ज़मीनों पर भी वक्फ अपना दावा कर रहा है, जबकि ये ज़मीन सरकारी है। आवास विकास व विकास प्राधिकरण की जिन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है, उन्हें इन दोनों संस्थाओं ने संबंधित नगर निकायों से नियमानुसार लिया है। सच्चर कमेटी ने यूपी की जिन 60 संपत्तियों को वक्फ की बताया था, उनके बारे में भी शासन की ओर से जेपीसी में स्थिति स्पष्ट की गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले विभिन्न राज्यों में हमारी बैठक हो चुकी है। संबल हिंसा मामले में शारिक साटा गैंग के सदस्य अफरोज की गिरफ्तारी के बाद गैंग पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। यूपी पुलिस ने शारिक साटा गैंग पर 500 से अधिक वाहन चोरी करने के अलावा हथियारों की तस्करी के साक्ष्य होने का दावा किया है। वहीं शारिक साटा गैंग पर 54 केस दर्ज हैं, जिसमें संबल से करीब 20 केस हैं। 2020 में शारिक साटा फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया, लेकिन अभी भी संबल में गैंग अपनी गैर कानूनी गतिविधियां चला रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से 1 महीने में 17 लोगों की मौत के बाद दहशत का माहौल है। इस बीच राजौरी में रहस्यमयी बीमारी के 3 और मामले सामने आए हैं। इन सभी को जीएमसी राजौरी में इलाज के लिए भेजा गया है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रहस्यमयी मौतों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ बैठक की। बैठक में रहस्यमयी बीमारी के रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई और उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों को गांव की आबादी की निगरानी के लिए उचित एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया गया। क्वारंटीन किए गए लोगों की देखरेख के लिए भी व्यवस्था पर जोर दिया गया। मौतों के कारणों का पता नहीं चलने तक जांच जारी रखने की बात की गई। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने गांव से नमूने लेने वाले राष्ट्रीय निदान संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों का अध्ययन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इन ग्रामीणों के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा गठित एसआईटी और गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए मंत्री स्तरीय दल सहित अन्य जांच एजेंसियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों का भी संज्ञान लिया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह ने बैठक में बताया कि परिवारों को अलग थलग करने और परीक्षण के बाद उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति में दिखाई देने वाले किसी भी लक्षण की निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य दल वहां तैनात है। स्थानीय पीएचसी, सीएचसी को तैयार स्थिति में रखा गया है। लोगों में दहशत पैदा हो गई कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब ये पता भी नहीं चल रहा। तो हमें उम्मीद तो है, जो टीम आई है मरकज़ से भी और यहाँ की इंतजामिया बहुत कुछ कर रही है, इंशाल्लाह कुछ न कुछ इसका रिजल्ट जो आएगा तो लोग भी पुरअमन अपने घरों में कुछ न कुछ कर पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्ट्रोक सहित गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं। राजधानी नई दिल्ली में फिक्की की ओर से आयोजित स्ट्रोक पर रोग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आईसीएमआर स्ट्रोक के प्रसार को ध्यान में रखते हुए देश भर में एक व्यापक स्टडी कर रहा है। देश के 500 जगहों पर स्ट्रोक यूनिट काम कर रहा है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्ट्रोक सहित दूसरी गैर संचारी बीमारियों की जांच की व्यवस्था की गई है। We have various strategies under the Ayushman Bharat for the purpose. A lot of research is also being done by the Department of Health Research and ICMR to develop stroke care pathways with the research and innovation strategies that we have. And by developing good stroke care packages under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme, I'm sure we will be able to tackle the problem of stroke. और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 382 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इस पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, इतनी भयानक रिपोर्ट है एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक, जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। केरल सरकार की पलक्कड़ के काजिकोड में डिस्टिलरी परियोजना को मंजूरी के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। पिछले सप्ताह केरल कैबिनेट ने पलक्कड़ में ब्रुअरी और स्पिरिट उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ओएसिस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी दी थी। इस परियोजना में भ्रष्टाचार, प्रक्रियागत उल्लंघन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। शराब निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक निजी फर्म को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक्कड़ में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी कंपनी को प्रोजेक्ट देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार पर गुप्त चर्चा करने और उचित निविदा प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने इस कंपनी के केरल आने का कारण केजरीवाल पिनराई संबंध बताया है। उन्होंने इस परियोजना से क्षेत्र की कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ने पर भी चिंता व्यक्त की। So the new company which has started or which has been given the permission to start a distillery is one which is involved, and one of the directors have been arrested in the Delhi liquor gate scam. It also points out to the Kejriwal Pinarayi nexus. So whether this nexus is an extension of the corruption that is already there in the Delhi liquor case, liquor policy, that is a question that has come up. Second is, without inviting any tender or any procedure, the Kerala government says that some new company comes and whoever comes will be given permission. डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला डीआरडीएल ने लंबी अवधि की सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की पहल की है।
DRDL ने हाल ही में इन तकनीकों को विकसित किया है और भारत में पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट का प्रदर्शन किया गया। सफल ग्राउंड टेस्ट अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिशनों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन्नत हथियारों की एक श्रेणी है। ये ध्वनि की गति से 5 गुना या 5400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक से चलती है। अमेरिका, रूस, भारत और चीन सहित कई देश सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हाइपरसोनिक वाहनों की कुंजी स्क्रैमजेट है। ये हवा में सांस लेने वाले इंजन हैं जो बिना किसी गतिशील हिस्से का उपयोग किए सुपरसोनिक गति पर दहन को बनाए रखने में सक्षम हैं। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली की सुरक्षा तेज कर दी गई है। राजधानी में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कर्तव्य पथ के आसपास और इंडिया गेट के आसपास इंटर बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कनॉट प्लेस के अंदर आने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इलाके में सभी जगह CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। 23 तारीख को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 तारीख की गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजामों पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने स्पेशल CP जोन 1 रविंद्र यादव से खास बातचीत की। 26 जनवरी को लेकर के राजधानी में सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम हैं, क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इस बार इस पर बात करेंगे स्पेशल CP न्यू दिल्ली रविंद्र यादव जी से। सर, किस तरह के इस बार इंतजाम किए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इस बार के रिपब्लिक डे के सिक्योरिटी एंगल से देखा? हाँ, देखिए, जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो थ्रेट परसेप्शन काफ़ी हाई है और सालों से भी ज़्यादा हम लोग अलर्ट रहेंगे और हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी कई लेयर्स में हैं। इवन जैसे कल रिहर्सल है उसके लिए भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम है और 26 जनवरी के लिए भी है। और साथ ही हम पब्लिक की कन्वीनियंस का भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके लिए मार्गदर्शन के लिए हमने जगह जगह पे जो साइन बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं ताकि उनको कहाँ पार्किंग करनी है, कहाँ उनका इनक्लोज़र है, उस तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और वो साइन बोर्ड देख के खुद ब खुद उस जगह पहुँच जाए जहाँ पे भी उनको जिस इनक्लोज़र में भी जाना है। कोई ऐसे सस्पेक्टेड भी हैं जिन पर पुलिस ने उनके स्केच जारी किए हुए हैं, तो क्या कुछ खास उनके लिए अलर्ट है और कितना सिक्योरिटी पर्सनल इस बार हमने डिप्लॉय किया है, खास तौर पे रिपब्लिक डे पे राजपथ से कर्तव्य पथ को अगर देखें? देखिए, उसमें वो एक्सरसाइज हमारी नियमित रहती है कि जिसमें जो वांटेड लोग हैं या जो टेरर में इन्वॉल्व रहे हैं और जो अभी भी बाहर जिनका एक्टिव है तो उनको हम हमारे स्पॉटर्स भी होते हैं, साथ में ब्रीफिंग होती है। जितना भी स्टाफ डिप्लॉयड है, स्टाफ में न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो स्टाफ डिप्लॉयड है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स का फोर्स, सबको स्पेशल सेल की तरफ से IB जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ब्रीफिंग की दी जाती है कि इनको मद्देनज़र रखा जाए। अगर ये लोग वहाँ आते हैं तो इनको तुरंत इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सर, एक और चीज़ देखा गया कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, इससे कोई गलत बंदा ना इंटर कर जाए तो उसको लेकर भी कंसर्न है। हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारा FRS सिस्टम है उसमें हम सस्पेक्ट्स की जो फ़ोटोज़ वगैरह फीड कर देते हैं तो वो आने पे हमको अलर्ट आ जाता है और हम उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। जहाँ तक आसमान का सवाल है, वो कमिश्नर साहब के आदेश निकल चुके हैं कि ड्रोन्स वगैरह अलाउड नहीं होंगे उस दौरान। 26 जनवरी के लिए खास इंतजाम है, हर एक पॉइंट पर सिक्योरिटी पूरी अलर्ट रहेगी और ख़ास तौर पर CP में खास इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो चुका है। चूँकि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जा रही है।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर कहा कि अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ हर जाति हर धर्म के देवी देवता मौजूद हैं और सभी धर्म के लोगों को मिलकर रहना चाहिए। हम हर देवी देवता का सम्मान करते हैं, भगवान राम का भी सम्मान करते हैं। हम भी आज के दिन वहाँ गए थे, सभी का साथ था और उस वक्त जो है भाईचारा था और साथ साथ दर्शन था। लोग उससे जो है भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, सरजू नदी है और सारे देवी देवताओं का यहाँ एक जो है मंदिर है। करोड़ों की संख्या में लोग अयोध्या में जो है आए गए और आते ही रहते हैं। आज भी बहुत भीड़ है। आज 22 तारीख है, सबके लिए आज बहुत खास दिन है और लोग जो है आवें अयोध्या और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।